Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy. Let's discuss today's editorial important topics from Hindu and the Indian Express. तो जो मुख्य हमारे खबरें हैं और जो मुख्य एडिटोरियल के पृष्ठ पे जो हमारी न्यूज़ आई है उसका हम एनालिटिकल एक एग्जामिनेशन करने का प्रयास करेंगे जो हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में एंड इंटरव्यू दोनों में हमें हेल्प करेगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि इजरायली फोर्सेस सेंड टैंक्स टू राफा सीज बॉर्डर क्रॉसिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली ये किस बैकग्राउंड में हम बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन इन दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और जिसके अंदर 7 अक्टूबर को हमास ने एक टेररिस्ट एक्ट किया था इसराइल की टेरिटरी पे। उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस मिलिट्री ऑपरेशन के लॉन्च करने के बाद लगभग 35,000 के आसपास जो ईरानियन और पैलेस्टीनियन सिटीजन हैं वो अपनी लाइफ है वो खो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो अगर आप वहाँ की ज्योग्राफी को देखें तो ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ये मेडिटेरेनियन सी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे इसराइल की टेरिटरी दिखेगी। ये इसराइल का मैप मैंने ड्रॉ किया है जिसके अंदर दोनों टेरिटरी है, इसराइल भी है और पैलेस्टीन है। अब इस टेरिटरी के यहाँ पे जो कंट्री है वो है इजिप्ट, और इजिप्ट की मध्यस्थता साथ में कतर ने एक भूमिका निभाई और इन दोनों के प्रयास से एक पीस डील साइन करने का प्रयास किया गया था। और ये जो पीस डील साइन करने का प्रयास किया गया था, इस पीस डील को किसने एग्री किया? हमास ने। और आप जानते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा स्ट्रिप से लैंडेड है और वहाँ से वो पहले इसराइली ट्रुप्स के अगेंस्ट में एक्शन लेता है और अटैक भी करता है। 7 अक्टूबर का जो अटैक था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमास ने ली थी। अब यहाँ से एक उम्मीद थी कि जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का वॉर चल रहा था इसमें एक शांति की प्रथा यहाँ से चलेगा, और इससे ये उम्मीद थी कि शायद ये जो मुश्किल हालात चल रहे हैं इस मुश्किल हालात से एक नए एक मतलब सुनहरे सूरज के उदय का हम प्रयास देख सकते थे। परंतु आपको ये समझना होगा कि इस इशू में दो तीन चीज़ें बड़ी क्रिटिकल है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने, इवन यूएसए ने, विश्व के कई देशों ने इसराइल के ऊपर प्रयास बनाया, इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। उसका कारण था एक तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। एक्चुअली मुद्दा क्या है कि जैसे ही मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल ने, उससे क्या हुआ कि नॉर्थ गाज़ा के अंदर जब ये अटैक्स होने लगे तो वहाँ से लोग हैं उन्होंने अपना मूवमेंट ने जो पैलेस्टीनियन पीपल्स थे वो साउथ गाज़ा की तरफ आए। जैसा कि मैंने आपको इस मैप में बताया था, साउथ गाज़ा मतलब इस लोकेशन के आसपास। और यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है राफा। अब राफा सिटी के अंदर लगभग 12 से 14 लाख के आसपास की इसकी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे अटैक करने का बिल्कुल उसकी प्लानिंग थी किसकी? इसराइल की, जिसको यूनाइटेड नेशन यूएसए मना कर रहे थे, परंतु फिर भी इसराइल अपने लक्ष्य के लिए ओरिएंटेड दिख रहा था। इसी बीच में ये पीस डील होती है, हमास एग्री करता है, परंतु यहाँ पे इसराइल ये कहता है कि ये जो आपने पीस डील साइन की है इस पीस डील के अंदर काफ़ी लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। ये जो पीस डील है एक्चुअली मैं आपको वर्बली बताऊं तो इसमें लगभग 3 प्रोसेस है। एक लंबे ड्यूरेशन के लिए एक सेटलमेंट का प्रयास है जिसके अंदर फ़लस्तीन क्या करेगा कि जिन इजरायली सोल्जर्स को या इजरायली फैमिलीज़ को उसने किडनैप कर रखा है वो उसको रिलीव करेंगे, और उसके बदले में ईच इजरायली सोल्जर के बदले में 33 से 35 फ़लस्तीनियन सिटीजन जिसमें बच्चे और ओल्ड एज हैं उनको इसराइल रिलीज़ करेगा, और धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट का काम और ये सारी चीज़ें आगे चलने का प्रयास था। अब राफा की बॉर्डर से ही जितनी की ऐड आती है यूनाइटेड नेशन की या दूसरे राष्ट्रों से, वो सारी इजिप्ट के माध्यम से गाजा स्ट्रिप में एंटर करती है। अब राफा पे क्या किया है इसराइल ने, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको सीज कर दिया है और वहाँ पे क्या भेज दिया है? टैंक्स। तो आप ये समझिए एक सिंबॉलिक तरीके से इसराइल ये बताना चाहता है कि जो हमास ने यहाँ पे पीस डील एग्री की है, जो इजिप्ट और कतर ने मेडिएट कराया था, उसके लिए इसराइल अपनी सहमति नहीं दर्ज कर रहा है। अब देखो किस प्रकार से विश्व पटल से प्रेशर बनता है, आगे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक राफा कहाँ पे है, राफा की लोकेशंस क्या है और इस वॉर का बैकग्राउंड क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी जो हमने यहाँ एक समझाने का आपको प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक के सॉल्यूशन के बारे में, और एक जो हमारा एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इस आप नाम को ज़रूर याद रखें, ग्लोबल
प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इसकी एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस एजेंसी के द्वारा लगभग 175 नेशन, किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, इन लोगों ने इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसका ये 4th राउंड की कॉन्फ्रेंस चल रही है जब हम ये आज न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो ग्लोबल पीस ट्रीटी है या ग्लोबल जो इसका प्लास्टिक का अलायंस है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम 2040 तक, 2040 तक जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, यानी कि हम प्लास्टिक को बैन कर दें, और जो भी प्लास्टिक हमारे पास हैं उस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से करें। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए। एक, सबसे पहले कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है? तो यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके माध्यम से 175 देशों का एक समूह है जो इस पर निगोशिएशंस कर रहा है और इसके 4 राउंड की जो कॉन्फ्रेंस है, वो जो 4 राउंड की चर्चा है वो चल रही है। इसके माध्यम से 2040 तक जो प्लास्टिक है उसको बैन करने का एक प्रयास है विश्व स्तर पर, और विश्व स्तर पर ये प्लास्टिक के खिलाफ जंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लड़ने में भी ये आपको हेल्प करेगा और प्लास्टिक के पॉल्यूशन को लड़ने में भी आपकी हेल्प करेगा। अब दूसरा इसमें कंसेप्ट आ रहा है सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मतलब ये है, सर्कुलर इकोनॉमी से ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसको क्या करेंगे हम, उसका एक तो हम सबसे कम से कम इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर उसका हम रीयूज़ करेंगे और फिर उसको हम रिसाइकल करेंगे। तो यहाँ पर एक 3R का कंसेप्ट निकलता है, 3R। तो एक R रिड्यूस हो गया, दूसरा आपका रीयूज़ हो गया, तीसरा रिसाइकल हो गया। तो ये हम कम करेंगे, फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे और रिसाइकल करेंगे। जो 3R का कंसेप्ट है ये केवल सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के लिए भी नहीं है, परंतु ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को हार्म पहुंचाती है उन सभी का हम सर्कुलर इकोनॉमी उसको कंसेप्ट देते हैं। ताकि होता क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि ये चीज़, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, जब प्रोडक्ट गया तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ है वो कम करेंगे, तो एक R आपका यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद क्या, अगर हमने यूज़ किया है तो हम उसको दोबारा रीयूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट जितना भी अवशेष बचा है उस अवशेष को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, और रिसाइकल करके जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम निर्माण कार्य कर रहे थे, उस निर्माण कार्य में इसके अंशों को इससे क्या होगा, प्लास्टिक का एक तरह से संपूर्ण सर्कुलर माध्यम से इकोनॉमी में इस्तेमाल हो गया और उससे पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास। अब जो ये हमारी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी चल रही है, इसको लेके जो एडिटोरियल में टॉपिक्स आया है, वो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि विश्व प्रयास कर रहा है कि गोल इज टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024। तो ये चाहते हैं कि 2024 तक हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना लें जो लीगली बाइंड करे कि आपको 2040 तक प्लास्टिक को जो है यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को समझने के लिए जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम आ रही है वो समझना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में कौन सी है, सऊदी अरेबिया, USA, इंडिया। ये जो कंट्री है, ये सिर्फ मैंने 3 मुख्य राष्ट्रों के नाम लिखे, इसके अलावा कई राष्ट्र हैं। वो ये चाहते हैं कि जो आप एक डेडलाइन बना रहे हो, इस डेडलाइन के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एंड ईरान, ये हैं वो इस डेडलाइन के हिसाब से प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम नहीं करना चाहते। उनका ये कहना है कि देखो प्लास्टिक कहाँ से पैदा होता है, जो ऑयलिंग का जो रिफाइनरी का काम है, जब तेल को हम रिफाइन प्रोडक्ट्स में निकालते हैं तब हमको वहाँ प्लास्टिक निकलते हैं और उसी प्लास्टिक में पॉलीमर और केमिकल्स ऐड करके डिफरेंट वेरिएंट की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। अब ये कंट्रीज़ ये कह रही है कि आप जो सोच रहे हो कि भाई हमारी, एक तो सबसे पहली बात प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी डिपेंडेंस बहुत है आज भी प्लास्टिक पे, क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक एक चीप प्रोडक्ट है, सस्ता है, हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ इन्होंने रीजंस बताए, उन्होंने कहा कि ऐसे जैसे आप एक हार्ड डेडलाइन दे रहे हो उससे ये काम नहीं चल सकता। दूसरा, फिर ये भी देख रहे हैं कि अगर इस ट्रीटी को हम बनाते हैं, कौन सी ट्रीटी है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इस ट्रीटी के बाद ये भी देखना होगा कि जो इसके निर्णय होंगे, जैसे आप जानते हैं WTO के अंदर फैसले होते हैं वो कंसेंसस के माध्यम से होते हैं, सभी की सहमति ली जाती है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं, अदरवाइज फिर निर्णय नहीं होते हैं। तो आज WTO जिस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, कल को आप यदि इसको भी कंसेंसस के माध्यम से बना दोगे तो हो सकता है इसका भी जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो कम हो जाए। तो ये कुछ इसको लेकर के चर्चाएँ चल रही है, जिसमें कुछ लोग इसके एग्री हैं। नहीं, भारत के अंदर हमें कुछ स्थिति समझनी होगी। तो इंडिया का क्या आप जानते हैं कि हमारा जो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रूल लेके आए थे, उसी के साथ हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आए थे 2016 के अंदर। और इस रूल्स के बाद में साल 2022 के अंदर सरकार गाइडलाइंस लेके आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम कंप्लीटली बैन करते हैं। अब भारत में पूर्ण रूप से हर जगह ये बैन नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस में फ़र्क है। परंतु सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर एक्सेप्ट जो 200 ml की पानी की बॉटल्स आती है, और जो मल्टी लेयर की पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध का पैकेट हो गया या दही का पैकेट हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, मल्टी लेयर का एक पैकेट होता है। तो वो पैकेट छोड़ के मोस्टली हमारे यहाँ पे सिंगल यूज़ का प्लास्टिक बैन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज आप देखो इंडिया के अंदर लगभग हम डेली बेसिस पे करीब करीब 26,000 टन के आसपास इतना हम प्लास्टिक डेली जनरेट करते हैं। अब ये जनरेट कहाँ से होता है? मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से होता है, जहाँ जहाँ प्लास्टिक का उत्पादन होता है। परंतु लगभग 10 से लेकर के 15,000 टन जो मटेरियल है, उसी का ही केवल क्या हो पाता है, रिसाइकल हो पाता है। इसका मतलब आप पर्यावरण के अंदर लगभग इफेक्टिवली देखा जाए तो 12,000 से 13,000 टन आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बिना निस्तारण किए हुए ही हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारे पॉल्यूशन की वजह बन रहा है। तो इसलिए क्या है, इस प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये जो ट्रीटी चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट चेंज में भी इन चीज़ों से हमको हेल्प मिलेगी। एनवायरनमेंट के संदर्भ में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूज़ में था। इस न्यूज़ को अभी तक इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर नहीं किया गया था, और हिंदू में भी आज ही इसका एडिटोरियल आया है। तो आप समझ सकते हैं इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप जितना मैंने डिस्कशन में फॉलो किया है, अगर आप इतनी क्रक समझ गए, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर आते हैं हम केरला के अंदर। अभी जैसे आप जानते हैं कि मानसून का ऑनसेट हो चुका है। मई और जून के अंदर जो मैं हमारे जो पहले प्री मानसून शॉवर्स आते हैं, उसके बाद अभी जो 1 जून के साथ ही मानसून का ऑनसेट हो चुका है। अब इस मानसून के ऑनसेट के साथ एक जो गंभीर समस्या होती है वो होती है मच्छरों की, और मच्छरों से हमें कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। यहाँ पे वेस्ट नाइल फीवर की बात की गई है। क्या बोला गया है कि केरला ऑन अलर्ट एज 1 मैन डाइज ऑफ वेस्ट नाइल फीवर। तो वेस्ट नाइल फीवर की वजह से केरला में एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। अब वेस्ट नाइल फीवर क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए एग्जाम के हिसाब से, वेस्ट नाइल फीवर आपका एक वायरल डिजीज़ है, या फिर उसको वायरस डिजीज़ भी कह सकते हैं। ये वायरस से होती है। अब ये होती किससे? जैसे मैंने बताया ये मच्छरों से होती है। तो इसके अंदर जो मच्छर इन्वॉल्व है वो है आपका क्यूलेक्स स्पीसी। ठीक है, ये इस स्पीसी के मच्छर के काटने के कारण होती है। अब मच्छर क्या है, ब्लड के अंदर से उसका कैरियर होता है। मच्छर तो एक वाहक है, हालांकि इस मच्छर के अंदर वो ब्लड के माध्यम से ट्रांसफर होता है। अभी ह्यूमन टू ह्यूमन हमका इसका ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जब भी कोई नई डिजीज़ या जो डिजीज़ काफ़ी वर्ल्ड के अंदर फैली है, उस डिजीज़ का कहीं पर भी अगर हमें दिखता है तो वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्टली काम करती है। एज ए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको किसी एक, यहाँ पे देखिए डेथ तो एक आदमी की हुई है, परंतु किस तरह से एक संपूर्ण स्टेट है वो अलर्ट पे है। तो हमें प्रशासन में भी कई चीज़ों को, इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि क्या होता है अगर आप उस पर उस समय टैकल नहीं करोगे तो बाद में वो समस्या बड़ी बन जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने डिजीज़ के बारे में बात किया, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, क्यूलेक्स स्पीसी के मच्छर के काटने से होती है, और वर्तमान में जनरली ये मानसून के साथ हमको देखने को मिलती है। तो और इसमें होता क्या है, हार्ड फीवर इसके नाम में ही लिखा है। ओके, और वेस्ट नाइल नाम क्यों पड़ा? पहले नाइल रिवर के पश्चिमी क्षेत्रों में ये बीमारी देखने को मिलती थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ब्लेज इन द हिल्स, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आज एक न्यूज़ थी जिसको मैं यहाँ पे आपको पिक किया है। अब इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ क्या बता रही है, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या, हम सब इससे अवगत हैं। और क्लाइमेट चेंज की समस्या से 3 चीज़ जो हमें इफेक्ट दिखाई देते हैं। एक है हीट वेव्स। इसके अलावा हमको हीट वेव्स के अलावा क्या देखने को मिलता है, हमें देखने मिलता है फॉरेस्ट फायर, और हमको ड्राउट देखने को मिलती है, सूखा देखने को मिलता है, या फिर हमको फ्लड्स देखने को मिलती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। तो ये एक्चुअली क्या है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती रहती थी, परंतु इन चीज़ों में एक ग्रोथ देखी गई है, जिसका रीज़न हमने क्या बताया कि मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोजेनिक रीज़न कहते हैं। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के कारण क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ग्रोथ देखी गई है। मतलब कि मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण जो हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बढ़े हैं, जिस कारण से क्लाइमेट चेंज की समस्या हमें देखने को मिल रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि उत्तराखंड हमारी कंप्लीट हिमालयन टेरिटरी के अंदर है,
और उत्तराखंड के अंदर हमको क्या देखने को मिला है, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अब हालांकि आप जानते हैं कि अभी महीना कौन सा चल रहा है, मई, तो हम ये मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें हीट वेव्स को देखने को मिल रहा है, परंतु उत्तराखंड के अंदर मई के महीने में अगर फॉरेस्ट फायर मिलती है थोड़ा सा ऑड है। परंतु रीजंस क्या है, चूंकि हमारे यहाँ पे मावट आती है, आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने के आसपास ना रेंस आती है, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं या मावट भी कहते हैं, तो उससे जो रेंस आती है वो उत्तराखंड तक भी पहुंचती है और उस रेन के कारण थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। परंतु हुआ क्या, जनवरी के अंदर भी कुछ इंसिडेंट कहाँ देखने को मिले थे उत्तराखंड में। उसका रीज़न क्या था कि पश्चिमी विक्षोभ से बारिश कम हुई, जब बारिश कम हुई तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हुई, ह्यूमिडिटी कम हुई तो फिर जो ड्राइनेस के साथ आग के कुछ उदाहरण देखने को मिले। दूसरा, वर्तमान में मई में भी देखने को मिला। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो जितनी भी आग लगी है उसमें से ये आर्टिकल ये कह रहा है कि 95% के आसपास जो भी आग हिंदुस्तान में, इंडिया में लगी है और उत्तराखंड में भी लगी है, वो सारी की सारी किस कारण से हुई है, ह्यूमन एक्टिविटी। अब कैसे, आप मान लीजिए कि आप रास्ते से जंगल से जा रहे हैं और आपने वहाँ धूम्रपान का सेवन किया, आपने बीड़ी सिगरेट पी और आप उसको वहीं फेंक के चले गए, वो भी एक कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप अपनी जैसे पराली जलाते हैं, तो हालांकि ये हिमालय वाली बेल्ट में तो इतना पराली का वहाँ प्रचलन नहीं है, परंतु वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर के रेजिड्यू बच जाते हैं, खेतों के अंदर जो भी अवशेष बचते हैं उसको जलाते हैं। तब आप जब उसको जलाते हो, जलाते समय आपने उसको जला दिया और जला के आप चले गए, तो वो होता क्या है, कई बार वो जलते जलते ना एक भयंकर आग का रूप ले लेती है, वो भी एक रीज़न है। दूसरा, कई बार लोग खेतों को साफ करते हैं, खेतों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार वो वाइल्ड फायर बन जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन एक्शंस हैं जिस कारण से ये लगी। लेकिन आप ये भी समझिए कि आग लगना ऐसा ही नहीं है कि खराब चीज़ है। एक्चुअली फॉरेस्ट के अंदर आग तो लगती है, कैसे लगती है, जैसे एग्जांपल दूँ, ये एक ग्राउंड है, यहाँ पर ये बड़े बड़े ट्रीज़, और इन ट्रीज़ के बाद आप जानते हैं कि छोटी छोटी ग्रास लगी होती है। जब क्या होता है कि जब ड्राइनेस बढ़ती है तो इन घास में आग लगती है। इससे जब आग लगती है तो इस आग लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन रेजिड्यू, यानी कि जो कार्बन के अवशेष बचते हैं वो किस में जाते हैं, भूमि के अंदर, और जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। ये तो हमारी एक तरह से फर्टिलिटी का काम करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब जब ये आग लगेगी तभी नेक्स्ट टाइम क्या है कि और अच्छी घास होगी। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको जो रीजंस बताए जिस कारण से एंथ्रोपोजेनिक रीजंस या मनुष्य के कारण आग की घटनाएं बढ़ गई है। तो आप जैसे जानते हैं कि विश्व पटल पे हमने देखा ग्रीस है, ग्रीस के अंदर भी हमको आग के उदाहरण देखने को मिले। फिर हम जो कैलिफोर्निया है वहाँ हमको आग की न्यूज़ देखने को मिली थी। इसके अलावा अमेजन की जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर हमको आग की घटनाएं मिली। तो हम इन सब का रीज़न किसको बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है ना, उसके तहत ये सारे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया में भी आप कोट कर सकते हो कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली है, तो हमें ये समझना होगा इसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के लिए रीज़न कहीं ना कहीं इंसान भी है। अब इन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं, तो आपको देखो हमारे पास क्या है, जैसे हम जितना पैसा खर्च करते हैं हमारे किस पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, तो वहीं पे जो हम सैटेलाइट्स वगैरह भेज सकते हैं उससे अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उस मॉनिटरिंग से ही क्या कर सकते हैं, हम फायर को स्प्रेड होने से पहले ही कंट्रोल करने के प्रयास कर सकते हैं। ये एक इफेक्टिव वे ऑफ मेजरमेंट है जिसमें आप टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आपकी इन चीज़ों के लिए कर रहे हो। सो दिस इज हाउ योर न्यूज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। ये आपको समझना होगा कि कैसे एक छोटी सी खबर को हमने एक कंसेप्ट के साथ लिया और उसमें एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हमने एक सॉल्यूशन भी दिया। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस। आखिर कहते हैं कि क्यों हिंदू या फिर जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस है उसको पढ़ना चाहिए। एक बार जब ये आप धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा तब आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाएगी। फिर जैसे आप देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आज का एक हमारा आइडियाज़ पेज के अंदर जो हमारे सी राजमोहन साहब हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर को लिंक करके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, और पर्सनैलिटी इंटरव्यूज़ के अंदर इस चीज़ को पूछा भी जाता है। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। अब हो क्या रहा है, जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उनकी विजिट है कहाँ पे, उनकी विजिट है यूरोप में। और यूरोप में आप विजिट करने इस वक्त क्यों जा रहे हैं, जब आप जानते हैं कि युद्ध किसका चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, किसके साथ, रशिया का साथ। और रशिया को इस युद्ध में फुल बैकिंग किसकी है, चाइना की है। और यूक्रेन को यहाँ पे किसकी बैकिंग है, यूक्रेन को यहाँ पे बैकिंग है यूरोप की, और यूरोप के साथ यूएसए की। ये तो हम जानते हैं। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि रशिया कहता है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और यूक्रेन का जो सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन जिस प्रकार से एक्ट कर रहा है और वहाँ पे जिस प्रकार से नाटो के एक्सपांशन की तैयारी हो रही है, उसको लेकर के रशिया इस बार झुकने वाला ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और युद्ध अभी भी, हम एक बार सोच रहे थे शायद पीस हो जाएगी, लेकिन रशिया ने एक नया ऑफेंसिव फ्रंट
इस युद्ध में नया स्टार्ट कर दिया है, जिसकी डिस्कशन हम युद्ध के लिए कोई एडिटोरियल आएगा तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो कंट्री इस युद्ध में विश्व का सारा अटेंशन यहीं पे है और इसको लेकर के ही वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है वो भी चल रही है। तो चाइना यहाँ पे इस वक्त यूरोप में क्यों जा रहा है? आप देखिए, सबसे पहले आपको यूरोप की स्थिति आज के समय में समझनी होगी। यूरोप क्या हो रहा है कि सबसे पहले यूरोप आज बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? एक, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। दूसरा, जो उसका यूरोपियन यूनियन का संगठन है वो भी कमजोर हुआ। उसका उदाहरण कैसे देखने को मिला आपको? एक ब्रेक्जिट से देखने को मिला। फिर आप जानते हैं कि जो यूएसए के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ पे उम्मीद है कि रिपब्लिकन पार्टी से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट होंगे और डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के हमेशा क्रिटिकल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूएसए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात कर लूँगा। अब कैसे इफेक्ट होता है? डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि जो जितना पैसा यूरोप को नाटो के लिए देना चाहिए वो नाटो को उतना पैसा नहीं दे रहे हैं और भविष्य में हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो नाटो है वो यूरोप की रक्षा कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार से अटलांटिक चार्टर के आधार पर इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था वो हाथ आज कहीं ना कहीं छूटता दिखाई दे रहा है। तो यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, ब्रेक्जिट, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डाउन है, उसके बाद ग्लोबल वॉर्स जो चल रहे हैं जिससे क्या है ट्रेड वॉर चल पड़े हैं और इन ट्रेड वॉर से जो इकोनॉमिक ग्लोबल सप्लाई चेन है डिसरप्शन हो चुका है और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज कंट्रीज ने अपनानी शुरू कर दी। तो इकोनॉमी के लिए तो बुरा है और वो ऑलरेडी बुरी स्थिति में था। अब इस कंडीशन का फायदा उठाने के लिए एक कंट्री यहाँ पे आई, उसका नाम है चाइना। अब ये क्या सोच रहा है? चाइना यहाँ ये सोच रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इस यूरोप को डिवाइड कर देता हूँ। कैसे डिवाइड करेगा? चाइना क्या चाहता है कि चाइना को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है और उसके लिए उसकी बात चल रही है एक सर्बिया से और हंगरी से। और सर्बिया और हंगरी आप जानते हैं दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों ही कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट। अब इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए सर्बिया और हंगरी को, तो देखो जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तो किसी भी सूरत में जहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा उसके पीछे जाएगा। तो सर्बिया और जो हंगरी है ये तो आज किसके उसमें आ रखे हैं, इसमें चाइना के लूप होल में आ रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री है? जैसे आपकी फ्रांस है, जर्मनी है, ये कंट्रीज भी सोच रही है कि चाइना से हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट आए तो अच्छा है। तो ये यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये कंट्रीज एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर पा रही चाइना को। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि ये लोग किससे डर रहे हैं? ये डर रहे हैं यूएसए से। आप समझ गए? क्योंकि यूएसए का वॉर किसके साथ चल रहा है? चाइना का। तो यहाँ पे एक तरह से जो यूरोप है वो 3 प्रकार की समस्याओं में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? तो यहाँ पे जो यूरोप है आज का वो 3 प्रकार, मैंने आपको यूरोप की खुद की प्रॉब्लम्स बता दी, लेकिन वो किससे प्रेशर में है? एक तरफ से यूएसए से परेशान है, क्योंकि यूएसए यूरोप का इस्तेमाल करना चाहता है किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को। और कहाँ काउंटर करना चाहता है? वो चाहता है कि ये दोनों मिलकर के नाटो के अंदर और पैसा लगाएं, नाटो को एक्सपांड करें और इस नाटो को एक्सपांड करने के बाद हम कहाँ इस्तेमाल करें? एशिया में। कहाँ इस्तेमाल करें? इंडो पैसिफिक में। आप समझ रहे हैं? इस इंडो पैसिफिक और एशिया में क्यों इस्तेमाल करना है? अरे जब तक यूएसए यूरोप का पैसा इस्तेमाल करके नाटो को एक्सपांड करके अगर एशिया और इंडो पैसिफिक में नहीं आएगा तो वो चाइना को कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि चाइना को काउंटर यूएसए को अपनी हेजिमनी बनाने के लिए अगर करना है तो उसके लिए इंडो पैसिफिक में आना पड़ेगा। तो यही एक मेन रीज़न है जिस कारण से यूएसए यूरोप के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं और ये वहाँ का हर प्रेसिडेंट बनाता है। और इसी कारण से ही यूक्रेन के सपोर्ट में आकर के यूएसए ने जितनी मिलिट्री एड देनी है वो कंटिन्यूसली दे रहा है। दूसरा, चाइना के लिए यहाँ यूरोप में एंट्री करना एक तो खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का यूरोप के साथ अगर लिंक टूट गया, देखो यूएसए से तो चाइना का वैसे ही ट्रेड वॉर की वजह से डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद एशिया के अंदर जो एक बड़ी पावर है वो है इंडिया, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहाँ पर उसके खुद के हालात सही नहीं है, चाइना और इंडिया के रिलेशन सही नहीं है। दूसरा, फिर जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी को लेकर के विवाद है, जिस कारण से चाइना यहाँ पर भी आकर के अपने आप को सही ढंग से एक एज ए मार्केट लीडर के तौर में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। तो ज़रूरत किसको है? यूरोप को। चाइना इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, कहाँ पे? लैटिन अमेरिका में कर रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कर रहा है, लेकिन वहाँ से उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो वो चाइना अब यूरोप में जा करके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगा करके वहीं की कंपनियों से कंपटीशन करके यूएसए को भी एक तरह से मारना चाहता है। दूसरा, जब यूरोप को बांट देगा तो वीक कौन हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन वीक हो जाएगी और यूरोपियन यूनियन किसको सपोर्ट करेगी? यूक्रेन को। तो अल्टीमेटली इसके माध्यम से वो अपने फ्रेंड रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है। ये जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, इसी के तहत चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी विजिट कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है और वो वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट का लालच ले जा करके इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब
आपको ये समझना होगा कि इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई न्यूज़ देखें इंडिया को उस संदर्भ में जरूर देखें। तो हम यहाँ बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया एक पिक्युलर सिचुएशन में है। आप जानते हैं कि इंडिया इंडिया आप जानते हैं कि हमारा जनरली यूरोप से इतना हमारा कोई अभी ट्रेड नहीं है, परंतु लास्ट कुछ टाइम से पिछले 7 से 8 सालों में इंडिया ने अपना जो इंक्लिनेशन है वो यूरोप की तरफ बढ़ाया है। कैसे उदाहरण दे सकते हो, जिस प्रकार से हमने फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन सब के साथ हमने डील्स करी है। फ्रांस के साथ हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर के, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के हम सपोर्ट लेते हैं। यूके के साथ आप जान रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के चर्चाएं चल रही है। इन सारी चीज़ों में हम यूरोप में इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? रीज़न क्या है? यूरोप आज की तारीख में एक वैक्यूम है। इस वैक्यूम में एंट्री करने का प्रयास कौन कर रहा है? यहाँ एंट्री करने का प्रयास कर रहा है चाइना। और जहाँ चाइना, आप जानते हैं कि चाइना का और इंडिया का एक आपस में विवाद चलता ही रहेगा, और जहाँ चाइना पहुँच रहा है वो इंडिया के लिए खतरा हो। इसीलिए इंडिया इस चाइना को काउंटर करने के लिए खुद अपनी प्रेजेंस कहाँ ले जा रहा है? यूरोप में, जो आपसी उसके सॉफ्ट पावर के रिश्ते हैं उसको बना करके। इसीलिए आप देखोगे इंडिया के जो यूरोप संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसी आपने देखा होगा रिसेंटली एक छोटी सी कंट्री है ग्रीस, हालांकि एंशियंटली ये बहुत पावर सिविलाइजेशन थी, परंतु इस ग्रीस में भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने यहाँ पे विजिट की थी। तो आप रिलेवेंस समझ सकते हो कि इंडिया अपना फुटप्रिंट यूरोप में बढ़ाना चाहता है। रीजंस क्या है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए खुद की प्रेजेंस वहाँ चाहता है। तो ये कुछ रीजंस है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे इस जो सी राजमोहन साहब का एडिटोरियल था उसका इंटरनेशनल रिलेशन में किस प्रकार रिलेवेंस है। So that is the end of the today's discussion. I hope it will be very helpful for you. Please be in touch, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आप रेगुलरली मॉर्निंग में जुड़ें ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।